आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम फिर बातचीत शुरू करेंगे दलित साहित्य के ऊपर और आज हम केंद्रित करेंगे दलित आत्मकथाओं के ऊपर। किस तरह के फ्रेमवर्क में, पर्सपेक्टिव में और किस तरह की चीजों को लेके और किस तरह के नजरिए को लेके दलित आत्मकथाएं लिखी जा रही हैं या लिखी गई हैं। इस प्रसंग में पहली जो बात यह है कि लोकतंत्र न आया होता तो आत्मकथाएं ना आती। स्वतंत्रता बोध जितना विकसित होता गया, आत्मकथाओं का प्रसार और लेखन उतना ही बढ़ता गया। तो लोकतंत्र और आत्मकथा के बीच में, लोकतंत्र और मैं के बीच में, लोकतंत्र के संघर्ष या स्वाधीनता के संघर्ष और मैं के बीच में एक गहरा रिश्ता है। फ्रीडम मूवमेंट के दौरान भी जो आत्मकथाएं लिखी गई, जो गैर दलित लेखकों ने लिखी और बहुत सारे लेखकों ने लिखी, उसका भी कारण ये था कि जितना ये फ्रीडम मूवमेंट आगे गया, उतनी ही आत्मकथाओं की दुनिया विकसित होती गई। अनेक पुराने लेखकों ने आत्मकथाएं लिखी अपनी, क्योंकि स्वाधीनता की अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता को प्राप्त करने की ललक आत्मकथा या मैं को व्यक्त करने की इच्छा का निर्माण करती है और उसकी तरफ ठेलती है। यही वजह है कि स्वाधीनता की भावना पैदा होने के पहले आत्मकथाएं नहीं लिखी गई। लेखक तो बहुत हुए हैं, लेकिन बहुत रेयरली किसी ने अपनी आत्मकथा लिखी है। मेरी जानकारी में नहीं है, एक खाली रैदास को छोड़ के। और एक और चीज, और बहुत महत्वपूर्ण चीज, वो ये कि खासतौर पर दलित आत्मकथा के संदर्भ में, आत्मकथाएं वे भी लिख रहे हैं जो दलित नहीं और दलित भी लिख रहे हैं, लेकिन दलित लेखक की आत्मकथा व्यक्ति से शुरू होती है, व्यक्ति के आख्यान से शुरू होती है और समुदाय में कन्वर्ट होती है। और ये आत्मकथा के फ्रेम में ही, उसके फॉर्मेट में ही ये चीज व्यक्त होती है। आत्मकथाएं गैर दलितों ने भी लिखी है, लेकिन उनकी आत्मकथा जो है वो समुदाय की आत्मकथा में रूपांतरित नहीं होती, जबकि दलित की आत्मकथा के केंद्र में व्यक्ति होता है, लेकिन उसका रूपांतरण समुदाय में होता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है जिस पर कायदे से बात की जानी चाहिए कि व्यक्ति समुदाय की चेतना में, समुदाय के रूप में कैसे रूपांतरित करता है लिखते हुए। ये जो दलित व्यक्ति है, ये बहुत ही सरल किस्म का व्यक्ति है। मैंने आज तक जितने भी जो दलित लेखक देखे और दलित नौजवान देखे जिनसे मैं मिला हूं, मेरी दोस्ती रही है, बड़े सरल किस्म के लोग होते हैं। तो ये जो दलित लेखक है, ये एक तरह से अपनी इंडिविजुअलिटी को बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है और उसी को व्यक्त करने में वो अपनी एनर्जी लगाता है। कहने के लिए वो दलित समुदाय का हिस्सा है, लेकिन वो इंडिविजुअलिटी को बचाने के लिए, इंडिविजुअलिटी का विकास करने के लिए अपने सारी कोशिशें करता है और इस क्रम में वो अपनी प्राइवेसी बचाए रखता है। लेकिन दलित लेखक तो प्राइवेसी का उद्घाटन करते हैं। वे जिस प्राइवेसी का उद्घाटन करते हैं उसमें एकांत या कोई रहस्यमय चीज नहीं है, बल्कि इस पहले रहस्यमय थी, अब रहस्यमय चीज नहीं है।
तो वह जब अपने निजी का निजी दुखों का, जिनको कि वो व्यक्तिगत बातचीत में उस तरह से व्यक्त नहीं करता था, उस बातचीत को, या बहुत सारे जो दलित व्यक्ति हैं वे अपने तमाम किस्म के दुखों का वर्णन नहीं करते, वो छुपाते हैं अपनी व्यक्तिगत चीजें। लेकिन दलित लेखक ये काम नहीं करता अपनी आत्मकथा में, बल्कि वह अपने निजी का उद्घाटन करता है और इसका बेहतर ढंग से चित्रण करता है। और इसके जरिए, निजी के उद्घाटन के जरिए, वह अपने सामाजिक अलगाव को खत्म करता है या कम करता है। और वह इस बात को रेखांकित करता है कि वह सामाजिक अलगाव का शिकार है, इसीलिए उसकी चीजें आप नहीं जानते। तो जब दलित लेखक की अपनी आत्मकथा लिखता है तो उसका सामाजिक अलगाव टूटता है और उसका जो निजी दुख है वो सार्वजनिक होता है। और इसने निजी और सार्वजनिक की, पर्सनल और पब्लिक की परिभाषाएं नए सिरे से परिभाषित करने और नए सिरे से चिन्हित करने का एक तरह से दायित्व पूरे समाज के सामने रख दिया है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसे कि दलित आत्मकथा निर्मित करती है। दलितों की मुश्किल यह है कि वो पहले निजी को उतना व्यक्त नहीं करते थे, और जब ये दलित लेखन आया और दलित लेखकों ने लिखना शुरू किया तो उन्होंने निजी को व्यक्त ही नहीं किया, बल्कि निजी के साथ में वो जिस तरह की भाषा से गुजरते थे या जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उनके साथ होता था या वे खुद करते थे, उसका भी वे इस्तेमाल करते हैं। तो उनके निजी की एक भाषा भी सामने आती है। और इसने क्या किया कि डेमोक्रेसी में एक व्यापक कैनवास खड़ा किया निजी का, उसे सार्वजनिक करके अपने सभी अच्छे बुरे किस्म के कर्म सुकर्म सब उसने बताए। यह जो दलित लेखक है ये लिखकर बताने की शक्ति को बड़ी शिद्दत के साथ महसूस करता है। इसकी मतलब साझा विशेषता है जो कि सारी भाषाओं में है कि दलित जब लिखता है तो वह, और जो साहित्य रचता है उसके चलते हुए साहित्य का जो प्रचलित मानक है, प्रचलित रूप है, प्रचलित ढर्रा है, उस सब में एकदम दरार पैदा कर देता है। और वह साहित्य को और साहित्य के पूरे परिवेश को, साहित्य के पूरे विमर्श को, वहां जो चल रहे आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल है उनको, उन सबको वो अस्त व्यस्त कर देता है। और ये दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष है उसका। उसने जैसा कि सब लोग जानते हैं कि दलित आत्मकथाओं में असंतोष और सामाजिक पीड़ाएं, आर्थिक पीड़ाएं, सांस्कृतिक पीड़ाएं उनकी बड़े पैमाने पर अभिव्यक्ति होती है। और एक तरह से असंतुष्ट चेतना, उसे वो सेंटर में ले आता है। अभी तक साहित्य में था संतुष्ट चेतना थी जिसकी वजह से आनंद मिलता था, लेकिन दलित लेखकों के आत्मकथा के आने के बाद में हमारे रचना और आलोचना दोनों के केंद्र में असंतुष्ट चेतना आती है। और ये एक नए किस्म की चेतना है जो कि पहले साहित्य में कभी देखी ही नहीं गई, महसूस ही नहीं की गई। ये जो साहित्य की आनंददायी भूमिका है उससे एकदम भिन्न किस्म की चेतना है। एक और चीज है, वो ये कि चूंकि साहित्य के इतिहास पर सवर्णों का और सवर्ण आलोचकों का एक तरह से आधिपत्य रहा है, लेकिन दलित के आने के बाद इस आधिपत्य को और इस आधिपत्य में छिपी हुई
तमाम किस्म की विचारधारात्मक कमजोरियों को उद्घाटित करने में मदद मिली है। और इसमें सबसे बड़ी जो कमजोरी उभर के आई वो ये कि हमारे यहाँ साहित्य का इतिहास लिखते समय, जैसे मैंने एक एपिसोड में भी इन बातों का जिक्र किया था कि साहित्य का इतिहास लिखते समय साहित्य और जाति के बीच का जो संबंध है, साहित्य और जाति प्रथा के बीच का जो संबंध है, वह सामने नहीं आता। साहित्य के इतिहासकार और कास्ट के बीच का जो संबंध है वह सामने नहीं आता। तो इस नजरिए से भी देखें तो ये एक तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु वे साहित्य के इतिहास में दाखिल करते हैं कि अगर साहित्य के इतिहास की कोई मीमांसा की जाए तो साहित्य और जाति के अंतर संबंध पर नजर होनी चाहिए। चूंकि साहित्य के इतिहास में जाति को जोड़कर नहीं देखा गया, साहित्य को जाति से जोड़कर नहीं देखा गया, इसलिए वे साहित्य के इतिहास में रुचि नहीं लेते। अगर साहित्य का इतिहास जाति के साथ जोड़कर या साहित्य का कॉन्सेप्ट जाति के साथ जोड़कर पढ़ाया जाएगा तो वो साहित्य के इतिहास में दिलचस्पी लेंगे। दलितों ने एक काम किया कि उन्होंने जाति चेतना से जुड़े हुए जो सामाजिक तथ्य थे, विवरण थे, ब्यौरे थे, उनका विस्तार से जिक्र किया और उल्लेख किया। और ये जो जाति प्रथा का जो रहस्य था जिसे हम लोग नहीं जानते थे, उसको उन्होंने उद्घाटित किया और ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ताकत ये नहीं है कि उन्होंने आत्मकथा लिखी, ताकत ये है कि वो आखिर आत्मकथा लिख के हमारे सामने पेश क्या कर रहे हैं। जीवन तो सभी पेश करते हैं, अपना अनुभव भी सब पेश करते हैं, लेकिन जो नई चीज उन्होंने पेश की वह था जाति और साहित्य के बीच का अंतर संबंध और जाति और साहित्य की चेतना के बीच के अंतर संबंध के साथ जुड़े हुए सामाजिक तथ्य और उनके ब्यौरे। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी, यह साधारण चीज नहीं थी जिसकी हम अवहेलना करें। और यह चीज चूंकि वर्षों से चल रही थी, साहित्य का इतिहास साहित्य वर्षों से लिखा जा रहा और पढ़ा जा रहा है, लेकिन उसमें जाति आती हुई है डिस्कोर्स में। आप साहित्य के इतिहास में जाति का जिक्र भर मिलता है आचार्य शुक्ल के यहां, बाकी के यहां तो जाति का जिक्र भी नहीं मिलता। तो हमारे यहां जाति उल्लेख योग्य तो थी आचार्य शुक्ल के यहां, लेकिन जाति और साहित्य के बीच का कोई संबंध भी होता है, इसको शुक्ल जी नहीं जानते थे, या शुक्ल जी जानते थे लेकिन उन्होंने उसका विवेचन नहीं किया, ये भी हो सकता है। लेकिन बाकी आलोचकों ने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। एक अन्य चीज, ये जो दलित लेखक है जो आत्मकथा लिख रहा है, इस दलित लेखक के आत्मकथा लेखन के टारगेट पर क्या है। आत्मकथा और भी लेखक लिखते हैं, वहां पर्पज होता है लेखक के बारे में सूचनाएं देना, वो किस समाज में रहा है उसके बारे में बताना। वो आत्मकथाएं किसी को चुनौती नहीं देती, लेकिन दलित आत्मकथा वो चुनौती देती है, और वो चुनौती देती है जाति प्रथा को। जो सवर्ण की आत्मकथा है वो खाली विवरण और ब्यौरे और पर्सनल किस्से संस्मरण इनसे भरी होती, उस आत्मकथा से किसी को चुनौती नहीं मिलती। लेकिन दलित की आत्मकथा जाति प्रथा को चुनौती देती है, और ये बहुत मूल्यवान अंतर है। पहले ऐसा कभी नहीं सोचा गया, ये चीज हमारे जेहन में ही नहीं आई। वे निजी संदर्भ के जरिए जो विचारधाराओं की टकराहट है उसका जो उद्घाटन करते हैं, सामाजिक संबंधों में जो टकराहट है उसका जो उद्घाटन करते हैं, वो चीज जिस चीज को चुनौती देती है वो कौन सी है, वह कास्ट सिस्टम। वो जिस चीज को उद्घाटित करते हैं वो
है कि सवर्ण किस तरह के विचारों से प्रचालित होकर जीवन में काम करते हैं। इसके चलते ये भी है कि अनेक आत्मकथाओं में एक तरह का नेचुरलिज्म है, प्रकृतिवाद है। और ये प्रकृतिवाद स्वाभाविक है, इसमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें विवरण और ब्यौरे हैं और आक्रोश है। और ये एक नए किस्म का आत्मकथा का फॉर्म है। ये प्रचलित आत्मकथा के फॉर्म से एकदम भिन्न है। वे नए मानक गढ़ते हैं आत्मकथा के, जो कि साहित्य के मानक जो आत्मकथा के हैं उनसे एकदम अलग है। और इस आत्मकथा में वे एक तरह से उपन्यास के भी अनेक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, उपन्यास विधा के। एक अन्य चीज है जो कि इसमें उल्लेखनीय है, वो ये कि आ, उनके जो जीवन के विवरण हैं वो एकदम सुनियोजित घटनाओं के जरिए सामने आते हैं। वहां कोई भी घटना अकस्मात घटित नहीं होती, बल्कि एक सुनियोजित ढंग से घटित होती है। यही वजह है कि दलित आत्मकथा का लेखक अकस्मात घटित घटनाओं को पेश करने की बजाय सुनियोजित घटनाओं को पेश करने में अधिक रुचि लेता है, क्योंकि उसका जो लेखन है, उसका जो जीवन है वो एक्सीडेंटल नहीं है। वह जब लिखता है तो वह हर चीज सुनियोजित ढंग से, सुचिंतित ढंग से लिखता है, क्योंकि उसे अपनी समस्या के समाधान चाहिए। वह एक्सीडेंट के तौर पर किसी चीज का चित्रण नहीं करता, जैसा कि साहित्य की आत्मकथाओं में होता है। साहित्य की आत्मकथा के लेखक को समाधान खोजने की चिंता नहीं होती, बल्कि उसकी चिंता यह होती है कैसे भी विवरण और ब्यौरे आए। लेकिन यहां वो हर चीज सुनियोजित ढंग से पेश करता है, और इसको पेश करने के पीछे उसकी का लक्ष्य होता है कि उस प्रॉब्लम का समाधान खोजा जाए। एक और चीज है, जो दलित लेखक हैं जिनकी आत्मकथाएं हैं हमारे बीच में, ये ज्यादातर बहुत ही सामान्य लेखक, वो महान बुद्धिजीवी नहीं है। हिंदी में जैसे महान बुद्धिजीवी हैं, लेखकों में और दूसरी विधाओं में जैसे महान बुद्धिजीवी, वे अपने जो विचार होते हैं उन्हें महान बुद्धिजीवियों की तरह पेश भी नहीं करते, उसे दर्शाते भी नहीं है, बल्कि जो साधारण दलित का जो जीवनानुभव है उसे वो लिपिबद्ध करने की कोशिश करते हैं। इन आत्मकथाओं में एक चीज बार बार बहुत ही उभर के आती है, वो ये कि वो ये बताने की कोशिश करते हैं, दलित आत्मकथा लेखक, कि उनके पास किसी भी किस्म की सांस्कृतिक परंपरा और सभ्यता को आने ही नहीं दिया गया। वे अधिकारहीन रूप में जीते रहे। और चूंकि वे अधिकारहीन स्थिति में सभ्यता के और परंपरा के अभाव में जीते रहे हैं, तो उनके महान लेखक बनने के तो चांस ही नहीं। और यही वजह है कि वहां महान लेखक नहीं पैदा। ये बात दूसरी है कि धीरे 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 लोग बड़े लेखक बन गए, लेकिन महान लेखक दलितों में नहीं पैदा हुए, क्योंकि वे जिन परिस्थितियों में रहे, उन परिस्थितियों में रह के बड़ा होना, लेखक बनना, अफसर बनना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। वहां जिन आत्मकथाओं में जिन चरित्रों का चित्रण मिलता है, उनमें ज्यादातर या तो किसान जीवन के जुड़े हुए ताकतवर लोग हैं,
या निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, या निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग से आए हुए चरित्र हैं। इससे एक चीज का अंदाजा यह भी लगता है कि इस समुदाय में जाति प्रथा बहुत मजबूत है और जड़ें जमाए हुए हैं। वे जब अपने आत्मकथा में अपने जीवन के विवरण और ब्यौरे देते हैं, तो अपने समाज को, पास पड़ोस को, शहर को, गांव को, शिक्षित और अशिक्षित को, इनके बीच में व्याप्त सामाजिक वैषम्य और उत्पीड़न को उद्घाटित करते करते ये भी बताते हैं कि वहां कास्टेज में है। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे यहां तो जाति चली गई और जाति प्रथा चली गई, इस चीज का वे बाकायदा तथ्य और प्रमाण के साथ में अस्वीकार करते हैं। एक और चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो ये कि दलित आत्मकथाओं में दलित का जो श्रम है उसका वर्णन बहुत है, किस किस तरह काम करता रहा है। तो कायदे से दलित का जो ये श्रम है उसको व्याख्यायित और विश्लेषित किया जाना चाहिए। दलित की जो आलोचना है, उस आलोचना की ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो दलित के श्रम और उसके जो पॉलिटिकल इकोनॉमी से जुड़े हुए जो डायमेंशन है उसकी वो चर्चा एकदम नहीं करते। मसलन वो किस तरह मैला उठाते हैं, मरे हुए जानवरों की खाल निकालते हैं, खाल बेचने का काम करते हैं, और इन कामों को जब वे बाद में छोड़ देते हैं क्योंकि उनके परिवारों में शिक्षा आती है, शिक्षा की रोशनी आती है और वे धीरे धीरे इनसे आगे निकल जाते हैं और एक नए किस्म की जीवन शैली नौकरी पेशा में आने के बाद वे अर्जित कर लेते हैं। ये जो पूरी श्रम की प्रक्रिया है जिसमें कि उसका रूपांतरण हो रहा है, उसके व्यक्तित्व का, उसके परिवार का, इस श्रम की प्रक्रिया की अपनी एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है जिसका कि दलित आलोचना लिखते समय विकास किया जाना चाहिए। लेकिन ज्यादातर दलित आलोचक पॉलिटिकल इकोनॉमी से एकदम वंचित हैं, वे उसे जानते ही नहीं है। वे श्रम को तो जानते हैं, श्रम का बाकायदा जिक्र करते हैं, लेकिन वे इसकी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसे वो नहीं जानते। तो दलित के श्रम की पॉलिटिकल इकोनॉमी को सेंटर में, आलोचना के सेंटर में लाने की जरूरत है। ये सिर्फ अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, ये साहित्य की आलोचना का भी विषय है। एक अन्य चीज वो है कि लगातार दलितों के आगे आने से, उनके अंदर रिजर्वेशन की वजह से, उनका नौकरी पेशा में स्थान बनने से, शिक्षा में उन्होंने जो जगह बनाई उसका उदय होने से जाहिर है कि उनके कंट्राडिक्शंस तो हैं कैपिटलिस्ट के साथ में। तो हम ये तो जानते हैं कि सरवारा के पूंजीपति वर्ग के साथ अंतर विरोध है, लेकिन हम इस पर चर्चा नहीं करते कि दलित के भी पूंजीपति वर्ग के साथ अंतर विरोध है। ये जो दबे कुचले वंचित लोग हैं जो कि सरवारा से अलग हैं। सरवारा तो वो है जिसके पास प्रोडक्शन के साधन हो और वो खाली अपने श्रम को बेचता हो उन साधनों के जरिए। लेकिन एक बड़ा हिस्सा वह भी है जो वंचित है और शोषित है और श्रम के कामों में लगा हुआ है, जहां की कोई यानी सेवा क्षेत्र जिसे हम लोग कहते हैं। तो दबे कुचले वंचित जो सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनका पूंजीपति वर्ग के साथ में किस तरह का कंट्राडिक्शन है और किस तरह की टकराहट है, उसका भी उद्घाटन किया जाना चाहिए। यही वजह है कि सरवारा के पूंजीपति के साथ में अंतर्विरोध जितने तेज होते जाते हैं, इस सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के भी अंतर्विरोध तेज होते जाते हैं।
और ये जो सामाजिक वैषम्य है जो हमारे समाज में दिखाई देता है, कहीं इसके सामंती रूप हैं जिसके कारण ये सामंतिक वैषम्य, कहीं पूंजीवादी रूप दिखाई देता है उसके कारण ये वैषम्य है। तो इन वैषम्य के रूपों की भी विस्तृत मीमांसा, सैद्धांतिक मीमांसा, आइडियोलॉजिकल मीमांसा की जानी चाहिए। खाली वैषम्य है, भेद है, ये कह के आप आलोचना का विकास नहीं कर सकते, बल्कि इसके जो तमाम आइडियोलॉजिकल लेयर हैं, जो इसकी विचारधारा के रूप हैं, उनकी मीमांसा की जानी चाहिए। आप देखेंगे कि ये जो सेवा क्षेत्र में काम करने वाले दलित हैं, वंचित हैं, स्त्रियां हैं, इनका कैपिटलिज्म में किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है, या सामंती व्यवस्था में या गांव में किस तरह का शोषण होता है। तो ये एक चुनौती है दलित आलोचना की, दलित साहित्य की आलोचना जो लोग लिखते हैं उनके सामने चुनौती है ये, कि वे ये बताएं कि ये जो कंट्राडिक्शन है, इस कंट्राडिक्शन को वे कैसे देखते हैं और किस तरह की इस इस कंट्राडिक्शन के मूल्यांकन के लिए साहित्य आलोचना की या अर्थशास्त्र की आप सैद्धांतिकी की मदद लेते हैं। लेकिन अभी तक मेरी नजर में दलितों के श्रम की जो राजनीतिक अर्थशास्त्र है, उसकी मीमांसा मेरी नजर से नहीं गुजरी। एकमात्र सुखदेव थोरट ने यह काम किया है, और जाहिर है वो समाज विज्ञानी के तौर पर किए, लेकिन आलोचना तो साहित्य की है ना, तो साहित्य की आलोचना के जरिए काम किया जाना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि दलित के श्रम की जो है इकोनॉमी, और उस इकोनॉमी के साथ में जुड़ी हुई जो साहित्यिक आलोचना की जो समझ हो सकती है, उसकी हम मीमांसा करें इस पूरी सीरीज में। लेकिन यह प्रश्न है आलोचना के सामने कि दलित का श्रम और उस श्रम से जुड़ी हुई राजनीतिक अर्थशास्त्र की समझ और उसका विमर्श, उसे सामने लाया जाना चाहिए। एक और चीज इस पूरे प्रसंग में, मध्यकाल के लेखकों ने मैं बहुत बड़ी संख्या में, जैसा कि मैं कह चुका हूं आपसे कि बड़ी संख्या में दलित लेखक उपलब्ध हैं, तो वे दलित लेखक अपने जीवन के, निजी जीवन के छोटे छोटे पहलू, छोटी छोटी घटनाएं, उनके बारे में वो एकदम नहीं लिखते। पहली बार जब हमारे यहां पूंजीवाद का उदय हुआ, तो दलितों ने इस पहलू को उद्घाटित करना शुरू किया। पहली बार ऐसा हुआ कि जो चीज जीवन में बेकार समझी जाती थी, जो सामाजिक यथार्थ एकदम साहित्य के लिए बेकार समझा जाता था, वह साहित्य में दाखिल होता है। और इसी क्रम में वो दलितों का कष्टमय जीवन, दुर्दशापूर्ण अवस्था, उसका श्रम और श्रम का शोषण, उसका शरीर और शरीर का शोषण, ये तमाम चीजें सामने आती हैं जो कि पहले कभी इन पर ध्यान नहीं गया, क्योंकि ये सामाजिक तौर पर बेकार समझी जाती थी। इन पर बात करने की जरूरत नहीं, हम अच्छी बात करें, हम ऋषियों की बात करें, हम वन की बात करें, हम जंगल की बात करें, हम राम जी की बात करें, हम कृष्ण की बात करें, गोपी की बात करें। यहां तक कि ये समस्या जो है वो कबीर के यहां भी है, ये समस्या दादू के यहां भी है, रैदास के यहां भी है, तमाम लेखकों के यहां है। आत्मा की बात करें, परमात्मा की, ये सब छोटी मोटी चीजें, बेकार की चीजें, इन पर क्या बात करनी है। पहली बार कैपलिन के आने के बाद बेकार की चीजें चर्चा के केंद्र में, छोटी छोटे जो कष्टमय क्षण हैं जीवन के, वे साहित्य के चित्रण के केंद्र में आते हैं। और इसके कारण होता यह कि अब दलित की आत्मकथा आने के बाद हुआ यह कि इसने अल्पकालिक लक्ष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण दीर्घकालिक लक्ष्य को बना दिया।
पहले अल्पकालिक लक्ष्य था कि रचना आनंद दे। अब ये लक्ष्य रचनाकार का, दलित रचनाकार का ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि उसका लक्ष्य ये है कि दीर्घकालिक जाति प्रथा से कैसे मुक्ति हो। तो उसने दीर्घकालिक लक्ष्य को महान लक्ष्य बना दिया। तो दलित की आत्मकथा पढ़ते समय अल्पकालिक लक्ष्य कम महत्व के होते हैं, दीर्घकालिक लक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण होता है। और इसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि समुदाय महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति गौण होता है, समुदाय प्रमुख होता है। और व्यक्ति जो है वो कथावाचक है, वो कहानी की तरह अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को उद्घाटित करता रहता है। एक और चीज है जो कि कायदे से देखी जानी चाहिए, वो ये कि जैसे मैंने आपसे कहा कि वहां छोटी छोटी घटनाएं, छोटे छोटे विवरण और वे विषय जो कि उपेक्षित रहे हैं साहित्य में, वे रचना के केंद्र में अचानक आते हैं। और इसका अर्थ यह भी है कि दलित आत्मकथाओं में कोई महान घटना केंद्र में नहीं है, बल्कि केंद्र में है उसका लिखा जाना, वो महान है। दलित ने अपनी आत्मकथा लिखी, ये बहुत महान घटना है। आमतौर पर जब हम आत्मकथा की बात करते हैं तो सवर्णों की लिखी हुई आत्मकथाएं और उनके विभिन्न क्षण उनमें जो लिखे गए हैं, बताए गए हैं, उनकी चर्चा ज्यादा होती है। और इसकी चर्चा ज्यादा होती है कि वो जो महान व्यक्ति था, उसके फला महान क्षण में कौन सी महान घटना हुई थी, उसका विवरण और ब्यौरा मिल जाता है। लेकिन दलित के यहाँ तो ऐसा कोई महान क्षण होता ही नहीं है, क्योंकि वहां सब उपेक्षित क्षण है। इसलिए दलित की जो कहानियां हैं, उन कहानी आपको अब जो पुराने लेखक हैं, सवर्ण लेखक है, उनके यहाँ डेट बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि महान घटना से, महान क्षण से वो जुड़ी हुई चीजें हैं उनके व्यक्तित्व की। लेकिन दलित के जीवन में चूंकि कोई महान घटना और महान क्षण नहीं है, इसलिए दलित की आत्मकथा में तिथि या तिथियां महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वे तिथियां ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके यहां कोई महान घटना हुई नहीं है, बल्कि वे तिथियां ज्यादा महत्वपूर्ण है जब उन्होंने कष्ट पाए हैं। सवर्णों ने क्या क्या महान काम किए, वे महान क्षण महत्वपूर्ण होते हैं। यहां तो कोई महान क्षण होता ही नहीं है दलित के जीवन में, तो वो बेचारा लिखे कहां से। तो दलित के जीवन में महान क्षण या महान घटना जैसी कोई चीज नहीं होती, बल्कि सामान्य क्षण और सामान्य घटनाएं होती है, जो कि डिस्कार्डेड मानी जाती हैं। वो कभी भी साहित्य के लिए विषय नहीं थी, उनको वो विषय बनाता है। तो उसके जो कष्ट के क्षण है वो, और वो उसकी स्थितियां, वो महत्वपूर्ण होती है। एक और चीज है, जब दलित की आत्मकथा आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसके यहां आत्मकथा में पैराडाइम शिफ्ट कब हो रहा है, या वो कहें कि वो दलित लेखक राष्ट्र की या देश की या समाज की मुख्य धारा से कब जुड़ रहा है। वो मुख्य धारा से तब जुड़ता है जब वो शिक्षा में दाखिल होता है, उसे कोई डिग्री मिलती है, वो गांव से शहर आता है, जब उसकी सरकारी नौकरी लगती है, या वो सवर्णों के साथ घुलता मिलता है। ये जो पहलू है, ये उसके आत्मकथा में जो पैराडाइम शिफ्ट है उसकी सूचना देते हैं। या जब वो अनटचेबिलिटी से या जाति के दंश से मुक्त होता है, तो पैराडाइम शिफ्ट होता है। इसलिए इनमें जो आत्मालोचना की जो, या आत्मोल्लास की जो तिथियां हैं, जहां ये शिफ्टिंग है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो कब स्कूल गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है उसके लिए।
वो कब किसी सवर्ण बच्चे के साथ में उसने खेलना शुरू किया, उसके साथ में दोस्ती हुई, उसके साथ बड़ा हुआ, ये महत्वपूर्ण तिथि है उसके लिए। एक और चीज है जो कि आप दलित आत्मकथाएं पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी वो चीज, कि दलित लेखकों ने जिन शिक्षकों का अपने यहां जिक्र किया है स्कूल में और दूसरी जगहों पर, वहां उन शिक्षकों की भाषा और उनका व्यवहार अधिकांश मामलों में जो वहां चित्रित हुआ है उससे ये पता चलता है कि हमारी स्कूली शिक्षा में जाति भेद बरकरार है। हमारी स्कूली शिक्षा जाति भेद को खत्म नहीं कर पाई है, बल्कि यह भी पता चलता है कि हमारे स्कूलों को कितने घटिया ढंग से ऑर्गेनाइज किया गया है। इन स्कूलों में जाके जब पढ़ाने वाले शिक्षकों में भी अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है तो विद्यार्थियों में ज्ञान कहां से हो। तो हमारे जो स्कूल है वो विद्यार्थी में अच्छे बुरे का ज्ञान और उसकी चेतना पैदा नहीं करते, बल्कि हकीकत यह है कि सामाजिक सच के बारे में स्कूल में जाने के बाद भी न्यूनतम जानकारी मिलती है। हाँ, एक चीज जरूर है कि जो जो ये शिक्षा का प्रसार हुआ, दलितों में शिक्षा बढ़ी, जाहिर है दलितों में शिक्षा बढ़ने का एक साइड इफेक्ट तो हुआ, वो ये कि उनके सामाजिक व्यवस्था के प्रति वो तीव्रतम घृणा, ये जाति प्रथा के प्रति तीव्रतम घृणा उनकी बढ़ी है। ये तब है जब हमारी जो पूरी की पूरी स्कूली शिक्षा है वो अंधविश्वासों से, सामाजिक रूढ़ियों से और पूर्वाग्रहों और सामाजिक दुर्गुणों से एकदम बांधे रखती है, वो मुक्त नहीं करती। फिलहाल हम इतना ही रखें, बाकी इस कड़ी में बाकी जो बातें हम कल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।